Hello guys, welcome back to another video of solution. Guys, in today's video we are discussing about Henry Law. तो आज हम हेनरी लॉ को पढ़ेंगे। मेरा नाम है अनंत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल स्टडी विद नवीन आनंद। गाइस, हेनरी लॉ को पढ़ने से पहले आपको सॉल्यूशन की बेसिक्स पता होनी चाहिए और उनके कंसंट्रेशन यूनिट्स की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको उनकी जानकारी है तो बने रहिए हमारे साथ, नहीं तो आप सबसे पहले हमारे जो इन पे बेस्ड वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, उसके टाइप और कंपोनेंट या कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, उनको देखिए। उसके बाद आप इनको देखिएगा, इसको देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या है, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि हेनरी ने अपने लॉ को किस बेस पे दिया है और उसने अपने लॉ को में क्या कहना चाह रहा है, उसकी बेस क्या है। तो उसकी बेस के कंसेप्ट को समझने की हम पहले कोशिश करते हैं, फिर हम लॉ देखेंगे। क्योंकि लॉ तो एक लाइन का है, मैं एक लाइन में बोल के एक्सप्लेन कर दूंगा तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आए और हमें बाद में ये दिक्कत करती है। तो एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले हमें एक चीज जाननी होती है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि हम किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितने सॉल्यूट को, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, वही सॉल्युबिलिटी होती है। द मिक्सिंग ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? तो किसी भी गिवन अमाउंट, मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, तो उसमें आप कितने नमक डाल सकते हो, कितना ग्राम या कितने अमाउंट ऑफ, 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच नमक डाल सकते हो ताकि वो घुल जाए। तो एक कंडीशन तो ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद कर देगा, तो जहाँ पे वो आता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि वो बाद की बातें हैं, वो सब हमें करनी नहीं है, वो बेसिक बातें थी। तो याद रखें सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है? तो आपको पता है कि इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो बात करेंगे वो किस टाइप किस सॉल्यूशन की बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्लियर है? तो लिक्विड सॉल्यूशन में मतलब जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड। तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी थी, मेनली एनसीईआरटी में 2 टाइप की सॉल्युबिलिटी दी हुई है। एक तो दिया हुआ है सॉलिड एज अ सॉल्यूट, क्या दिया हुआ है, सॉलिड एज अ सॉल्यूट, और दूसरा दिया हुआ है गैस एज अ सॉल्यूट। तो सॉलिड एज अ सॉल्यूट को आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। उसमें बताया है कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो वो भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे, कुछ टेम्परेचर पे, प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट उस पर पड़ता नहीं। क्लियर है? लेकिन हेनरी लॉ जो है वो किस पे बेस है, तो हेनरी लॉ बेस है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। किस पे बेस है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूट्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम सबसे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर? हम किसकी बात करते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑल द गैसेस आर कंप्लीटली मैचेबल विद ईच अदर। एक गैस दूसरे गैसेस के साथ अच्छे से घुल जाता है। हमारा एयर बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन अच्छे से होमोजेनियस फॉर्म में मिक्स है। ठीक है? और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। आपको पता होगा कि जो गैस है वो लिक्विड में भी डिसॉल्व होता है और सॉलिड में भी डिसॉल्व होता है। इसके भी एग्जाम्पल आपने पढ़े थे पहले। जैसे आप देख लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, CO2 डिसॉल्व रहता है। वहाँ वाटर देख लीजिए, वाटर के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व अमाउंट में। तो गैस भी क्या होता है, लिक्विड में डिसॉल्व अमाउंट में रहते हैं। ठीक है? इसी को हम आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं। इवन गैस तो सॉलिड में भी डिसॉल्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन पैलेडियम में डिसॉल्व होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन डिसॉल्व पैलेडियम, H2PD, जो एज ए कैटलिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लियर है? तो आपको पता है कि जो मैंने बताया आपको, जो गैस है वो क्या है, सॉल्युबल है किसमें, लिक्विड में। वो गैस जो है वो सॉल्युबल है लिक्विड में। बहुत सारे गैस लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये सॉल्युबिलिटी कुछ कंडीशंस पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमें उन फैक्टर्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लीजिए
और हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, उसमें एरो देखिए सबसे पहले लिखिए फैक्टर्स, फैक्टर्स और कंडीशन, क्या कह सकते हो आप, और कंडीशन, क्या लिख सकते हो आप, कंडीशन ऑन विच द solubility, on which the solubility of gas in a liquid depend। तो ऐसे कंडीशंस क्या क्या है जिसपे क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जो डिपेंड करे। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, गैस, आप कह सकते हो नेचर ऑफ गैस, और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। तो नेचर ऑफ गैस और लिक्विड, तो जिस गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके नेचर पे, और जिस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो यही है। दूसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या सॉल्यूशन, सिस्टम, और कैसे सिस्टम क्या है हमारा, सॉल्यूशन, हम किसको स्टडी करते हैं, सॉल्यूशन को। तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या कह सकते हो आप, सॉल्यूशन, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन है वो है प्रेशर, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम, और कह सकते हो आप सॉल्यूशन। तो किसी भी लिक्विड में गैस कितना डिसॉल्व होगा वो किस किस कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब नेचर ऑफ गैस और लिक्विड में। दूसरा डिपेंड करता है वो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम पे, जो सॉल्यूशन है उसके टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट के टेम्परेचर पे और सॉल्यूट के टेम्परेचर पे। और तीसरा प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो जो हेनरी लॉ है ना उसने इसको डिफाइन किया है, किसको डिफाइन किया है, हेनरी लॉ ने इसको डिफाइन किया, इसका थर्ड कंडीशन है प्रेशर ऑफ द सिस्टम। इसके बारे में हेनरी लॉ ने बताया है कि कैसे प्रेशर पे डिपेंड करता है किसी गैस का लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होना। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया हेनरी लॉ किसके बारे में। तो हेनरी लॉ किसको बताता है कि कैसे किसी भी लिक्विड के अंदर गैस का डिसॉल्व होना प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो हेनरी लॉ ने बताया है कि प्रेशर ऑफ द सिस्टम पे कैसे किसी गैस का लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होना डिपेंड करता है, ठीक है। तो हेनरी ने अपने लॉ में क्या कहा है इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप हेडिंग डालिए हेनरी लॉ, और हेडिंग डालिए आप हेनरी लॉ। देखिए हेनरी ने अपने लॉ में क्या कहा है, हेनरी ने क्या कहा था कि किसी भी गैस, कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में कितना डिसॉल्व होगा, कितना सॉल्यूबल होगा, वो डिपेंड करेगा या वो प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए हमारे लिक्विड क्या है, ये हमारे लिक्विड है, क्लियर है। अब इस लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो गैस कितना डिसॉल्व होगा इस लिक्विड के अंदर, वो क्या कह रहा है हेनरी, हेनरी कहता है वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, कि इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, मतलब इसके सरफेस पे जो गैस प्रेजेंट है वो कितना प्रेशर लगा रहा है इस पे, उस पे डिपेंड करता है, क्लियर है। क्या कहते हैं कि इसके अंदर कितना गैस डिसॉल्व होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि ये जो गैस है वो कितना पार्शियल प्रेशर लगाता है इसके सरफेस पे। फिर से रखिएगा, हेनरी ने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे, अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो किसी भी गैस में किसी भी लिक्विड में कितना गैस डिसॉल्व होगा उस गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, उस लिक्विड के सरफेस पे वो कितना है, समझ गए। उस लिक्विड के सरफेस पे उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है
उसी पे डिपेंड क्या करता है, उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो हेनरी ने कहा था, क्या क्या था, लिख लीजिए अब इसको। हेनरीज लॉ स्टेट दैट, हेनरी लॉ स्टेट दैट, आप लिखिए अच्छे से पहले लॉ को। हेनरी लॉ states that the solubility of any gas in liquid is directly proportional to the partial pressure, of, किसका partial pressure of gas, partial pressure of the gas over the surface of liquid or solution, आप कह सकते हो लिक्विड और सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सीधी सी बात है, कुछ नहीं कह रखा उसने, सीधा सा कहा है कि किसी भी लिक्विड में कितना गैस डिसॉल्व होगा वो डिपेंड करता है कि उस लिक्विड के सरफेस पे उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। और ये जाहिर सी बात भी है, ये अगर लिक्विड है, उस लिक्विड में ये मान लीजिए सरफेस है, ये तुम्हारा वाटर है, ये वाटर है, तो इस वाटर में कोई गैस कितना डिसॉल्व होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो इसके सरफेस पे वो गैस की प्रेशर कितनी है, जितना ज्यादा वो गैस का प्रेशर इसके सरफेस पे होगा उतना ज्यादा ही ये डिसॉल्व करेगा। सिंपल सी बात है कि कितना अमाउंट कोई भी गैस इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेगा वो इसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतना ही तो हेनरी ने कहा था, लेकिन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था, हेनरी ने कहा था। तो इसी हेनरी के साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे डाल्टन। कौन थे, डाल्टन, वो भी इनके कंटेम्पररी थे, इनके समकालीन थे, मतलब जिस टाइम पे हेनरी थे उसी टाइम पे भी क्या थे, डाल्टन थे। और डाल्टन ने भी सॉल्युबिलिटी कैसे प्रेशर पर डिपेंड करती है उसका अलग से स्टडी किया था। और उन्होंने भी क्या कहा था कि अगर सॉल्युबिलिटी को हम किस में ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में, सॉल्युबिलिटी को हम किस कंसंट्रेशन पे हम ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर आप सॉल्युबिलिटी को किस में ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में, तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वेपर प्रेशर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। क्या कह रहा है, क्या हम सॉल्युबिलिटी को किससे मेजर कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन दैट लिक्विड। ठीक है, उस लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है उसी पे उसका पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा। क्लियर है, ये डाल्टन ने स्टडी की थी। ठीक है, तो उसकी कोई स्टडी को हमने मॉडिफाई करके हेनरी लॉ को देना चाहे तो हेनरी लॉ को और क्या लिख सकते हैं, और हेनरी लॉ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहते हैं, तो हेनरी लॉ हमारे लिए हो गया, हेनरी क्या कहता है कि किसी भी गैस में, पर किसी भी लिक्विड में कितना गैस डिसॉल्व होगा वो डिपेंड करता है कि उस लिक्विड के सरफेस पे उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो। ठीक है, दूसरा इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि द पार्शियल प्रेशर, दूसरा जो और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है या जो मॉडिफाई फॉर्म है, आप कह सकते हो डाल्टन्स का फॉर्म यूज करके जो कहा गया है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, द मोल फ्रैक्शन, क्या कह सकते हो आप, सॉरी द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर, किसका पार्शियल प्रेशर, ऑफ गैस इन वेपर phase, the partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional
टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस क्या कहता है कि किसी भी गैस का वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होगा, किसी भी गैस के वेपर फेज में जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, उसमें किसका, गैस का। ठीक है, क्लियर है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का क्या निकालें, हम वेपर पार्शियल प्रेशर निकालें, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्लियर है, ये इसका दूसरा फॉर्म है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, इसको ही क्या क्या हमने इसको ही अलग से लिखा है। क्या कहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है अगर हम उसको किस में लें, मोल फ्रैक्शन में लें, तो ये मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये वाटर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा या गैस के पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बस इसमें सॉल्युबिलिटी होता ले लिया है, मोल फ्रैक्शन ले लिया। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का इन वेपर फेज वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा और इसको आप नोट कर लीजिए, अगर इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ नीचे वाले डेफिनेशन को, तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं, कि जो P द पार्शियल प्रेशर ऑफ solution, the partial pressure of gas and partial pressure of solution in vapor, partial pressure of solution in vapor phase, मतलब सीधा सा है, क्या कहता है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इसको हमने क्या किया है, वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, उस वेपर्स का अगर हम प्रेशर निकालते हैं, ठीक है, तो उस वेपर का अगर प्रेशर निकालेंगे तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसमें उस किसी गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है या उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PS, ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P नोट इक्वल टू आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, एक्स बी आप लिख सकते हो, तो P इक्वल टू एक्स बी, तो P नोट इज इक्वल टू के एच एक्स बी, क्या हो जाएगा, के एच एक्स बी। दूसरा ग्रुप में तो इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, P नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, बी मतलब इसका सॉल्यूट का गैस का लेंगे, तो P नोट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसको प्रोपोर्शनल आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट के एच एक्स बी, क्या हो जाएगा, P इक्वल टू के एच एक्स बी। इस के एच को हम क्या कहते हैं, इस के एच को ही हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको, हेनरी कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो आप याद रखिएगा पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका होता है, सॉल्युबिलिटी बताता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आज हम सॉल्युबिलिटी यूनिट ले रहे हैं, कंसंट्रेशन यूनिट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब नोट कर लीजिए P नोट इक्वल टू के एच एक्स बी। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ देखने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, किसकी, तो पार्शियल प्रेशर का, और किसका बनाएंगे हम, मोल फ्रैक्शन का। तो ग्राफ तो यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए, तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का हम ग्राफ देखने की कोशिश करें, किसका, तो पार्शियल प्रेशर, क्या पे करेंगे, पार्शियल प्रेशर करेंगे, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इधर लेंगे हम मोल फ्रैक्शन, क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन। मान लो HCl का लेते हैं, जो आपके NCERT के बुक में भी होगा 0.01 0.020, ये हमारी मोल फ्रैक्शन हो गया, ये 500, ये 1000, ये किस में दे रहे हैं, टॉर्क या बार में, किसमें, टॉर्क या बार में, ये किस में दे रहे हैं, मोल फ्रैक्शन दे रहे हैं। तो ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का इसका ग्राफ होगा। तो ये P किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एक्स बी के, पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एक्स बी के, तो बिल्कुल प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट, ये क्या आएगा हमारा,
ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ये हमारा हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे करते हैं। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो मैं रफ कर देता हूँ इसको इस साइड से। अब मैं इस फॉर्म को ध्यान से देखूं, किसको, पी नोट के एच एक्स। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, पी नोट के एच एक्स पी क्या कह रहा है कि अगर हेनरी कांस्टेंट, क्या है, हेनरी कांस्टेंट के एच की वैल्यू ज़्यादा है, मान लीजिए किसी गैस के लिए के एच की वैल्यू ज़्यादा है, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्स भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इफ वैल्यू ऑफ के एच इज हाई, इसकी वैल्यू हाई है, एक्स भी कम, मतलब मोल फ्रैक्शन कम, मतलब सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर के एच कम होगा, के एच कम होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स भी ज्यादा होगा, के एच कम होगा तो एक्स भी ज्यादा होगा। इफ द वैल्यू ऑफ के एच इज लो फॉर एनी गैसेस द एक्स विल बी ग्रेटर, एक्स बी विल बी ग्रेटर, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कई बार, इसको आप नोट कर लीजिए और इसमें लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा कि इफ the KH value is low, the solubility of gas increases, गैस की solubility इंक्रीज करती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप ये करने के बाद नोट कर लिया इसको, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि वो याद रखिएगा, क्या पूछते हैं, वो क्वेश्चन क्या है वो जल्दी से कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक्वेटिक एनिमल जो हमारा एक्वेटिक एनिमल है, फिश वगैरह, एक्वेटिक एनिमल जो है क्या है, is more comfortable at low temperature, of water, no in high temperature, of water, high temperature of water, why? जो एक्वेटिक एनिमल है, फिश वगैरह जो भी है, वो क्या है कि लो टेम्परेचर, पानी के ठंडा पानी में, लो टेम्परेचर मतलब कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं या ज़्यादा सरवाइव करते हैं, ठीक है। जबकि हाई टेम्परेचर या हॉट वाटर में वो सरवाइव नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा ये रीजन है, क्या है रीजन, कि जो KH की वैल्यू होती है किसकी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, किसकी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, वो क्या करती है, वो डिक्रीज करती है, ठीक है। वो क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। The value of KH, the value of KH for N2 and O2 क्या करती है, डिक्रीज करती है, for N2 and O2 डिक्रीज with the increase of temperature। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो N2 और O2 जो होता है उसका क्या होता है, कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता है, इसकी वैल्यू, the value of KH for N2 and O2 increases, गलत बोल दिया है,
the value of KH for N2 and O2 increases with the increase of temperature. टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, इस KH की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। और जब KH की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, और KH जैसे ही बढ़ेगा तो O2 के लिए क्या हो जाएगा, मोलर कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो इसका मतलब है कि अब जो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ था वो कम हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पानी में कम हो जाएगी तो मछलियों को क्या होगा, रेस्पिरेशन करने में दिक्कत होगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, क्यों सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर KH की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो इससे आप एक चीज और लिख सकते हो, क्या होता है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो वैसे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी, उनको रेस्पायर करने में दिक्कत होगा, रेस्पायर करने में दिक्कत होगा तो कैसे सर्वाइव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द कंसंट्रेशन द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो द solubility of oxygen decreases, it means the concentration of water become less, so it's become difficult for the aquatic animals to feel या to survive in high temperature water, in hot water. hot water में इसका hot water बोलते क्या होता है, high temperature water। मेनली जो कोल्ड वाटर होता है उसमें ज़्यादा देर तक सर्वाइव करती है, जो थोड़ा सा गर्म पानी होता है उसमें वो ज़्यादातर कंफर्टेबल नहीं होती है, ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाती है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसी कारण जो गर्मी का मौसम होता है तो उसमें आप देखिएगा कि जो फिश वगैरह होती है ज़्यादा सरफेस पे नहीं आती, वो डीप सी के अंदर ज़्यादा रहती है। और जो सर्दियों के मौसम या मौसम था ठंड ऐसा होता है, नॉर्मल होता है, तो फिश आपको ऊपर देख चलते हुए दिख सकते हैं। इसी का मॉर्निंग या इवनिंग में ज़्यादातर फिश है ऊपर दिखती है, सरफेस के ऊपर, और दिन में जब गर्मी होता है दोपहर के टाइम में तो फिश अंदर सर्वाइव करती है, क्योंकि वो हॉट वाटर या हाई टेम्परेचर वाटर में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा तो इसमें आप एक बात कह सकते हो, इस क्वेश्चन से आपको एक पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट मिला कि द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आप KH के लिए क्या लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गए KH की बात। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आपको लिखनी है KH के बारे में, जो देखना है वो क्या देखना है, इसको रफ कर देता हूं मैं। दूसरा पॉइंट लिखिए जो हेनरी कांस्टेंट के बारे में इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है कि द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट gases at same temperature। देखिए ये तो अलग कहानी थी, ये कहानी क्या है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है KH की वैल्यू। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सीधा इंक्रीज करता है, किसी में डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, वो तो एक कहानी थी। एक कहानी क्या, अगर टेम्परेचर सेम भी है तो अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी। इसका मतलब इन KH की वैल्यू नेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर का हम टेम्परेचर सेम भी रखते हैं तब भी KH की वैल्यू हर एक गैस के लिए डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये गैस के नेचर पे भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब इट मींस KH depends on the nature of gas। तो गैस के नेचर पे भी KH की वैल्यू डिपेंड करती है। ये दो पॉइंट तो KH के बारे में थे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपको याद रखना है कि क्या करना है, KH की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और दूसरा KH की वैल्यू गैस के नेचर पे भी डिपेंड करती है। और तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि N2 और O2 KH की वैल्यू इंक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये हमारी बात थी KH की। अब कुछ हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ की। अब नेक्स्ट हेडिंग आ रही है इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, नेक्स्ट आप हेडिंग आ रही है इसमें क्या डालिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज देखिए हेनरी लॉ के बहुत सारे बायोलॉजिकल एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल या नॉर्मल लाइफ के एप्लीकेशन हैं। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन यही है कि जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, सोडा वाटर होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। अगर आपने कभी सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल खोला होगा तो देखिए जैसे खोलते हैं उसमें से क्या निकलता है, वो बहुत ही टाइट रहता है क्योंकि उसको सील्ड बहुत ही हाई प्रेशर पे किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि उसके अंदर गैस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सके। तो जो गैस को सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर में होता है वो क्या होता है, CO2 गैस होता है। तो CO2 गैस को उस वाटर या उस सोडा वाटर में डिजोल्व करने की, उसकी कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर पे सील करते हैं। मतलब हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं ताकि उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा सके। तो पहला हमारा एग्जांपल यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज द solubility ऑफ किसकी solubility, CO2, to increase the solubility of CO2 in soft drink, soda water, the bottle are filled at high pressure, बोतलों किस पे सील करते हैं, हाई प्रेशर पे सील करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल या एप्लीकेशन, जो सी डाइवर्स होते हैं, मेनली जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन करने के समय पहले क्या चाहिए, हमें ब्रीदिंग करनी पड़ती है। और हम जो ब्रीथ करते हैं वो क्या करते हैं, कौन सी गैस करते हैं, तो ऑक्सीजन मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो कि नाइट्रोजन से मिक्स्ड हो, वैसे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ब्रीथ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सी डाइवर होते हैं वो जब समुद्र में उतरते हैं या समुद्र के डीप में जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कैरी ना करके क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन और हीलियम को कैरी करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं, तो वो भी उसको भी हेनरी लॉ ने एक्सप्लेन किया है। हेनरी लॉ क्या कहता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और जब हम सी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, वाटर प्रेशर धीरे धीरे हमारा इंक्रीज कर जाता है। वाटर का प्रेशर जो हमारा ऊपर नीचे कहता है, थ्रस्ट लगने लगता है पानी के कारण, वो इंक्रीज कहता है। तो समुद्र के अंदर या डीप सी के अंदर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उस प्रेशर में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे ब्लड के साथ डिसॉल्व होने लगता है। उस नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो होती है वो ब्लड में बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, पेन फील होता है। तो उस पेन से बचने के लिए क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन में लेके हीलियम और ऑक्सीजन ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं टू मिनिमाइज, क्या करने के लिए, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डीप compression the sea divers carry oxygen diluted with helium, not nitrogen। तो दूसरा एप्लीकेशन ये हो गया हमारा। तीसरा एप्लीकेशन और आपको दिखाते हैं, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ही दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जिसको आप नोट कर लीजिए। हम आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। तो जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारा वो क्या है, तो देखिए जो थर्ड एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, तो गाइस हमारे बॉडी में जो लंग्स में ऑक्सीजन होता है उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर उसी प्रेशर वाला ऑक्सीजन अगर हमारे टिश्यू में पहुंच जाए,
जहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो हो सकता है कि उस प्रेशर पे रेस्पिरेशन ना हो और हमारे नर्व्स या टिश्यू को भी हार्म पहुंचे। तो हमारे लंग्स में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है, उसमें मिक्स हो जाती है। उस हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन मिक्स हो जाता है और उसको वो क्या करते हैं, उसके प्रेशर को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, प्रेशर को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, इन लंग्स क्या होता है, द प्रेशर ऑफ इज हाई, सो द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मिक्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये 3 एग्जाम्पल थे इसके एप्लीकेशन से। तो इन तीनों एप्लीकेशंस को आप याद रखिएगा। मेरे लिए आप 2 याद रखिए, 1 याद रखिए। मेरे लिए आपको 1 एप्लीकेशन पूछ सकता है कोई सा। ठीक है, इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ, ये तो हमने एप्लीकेशंस देखी, इसके एडवांटेज देखे, कुछ लिमिटेशंस की। तो हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी है। अब हेनरी डालिए, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन की बात करते हैं। तो लिमिटेशन क्या होगा, तो सबसे पहले कि अगर कोई गैस जिस सॉल्वेंट में घुल रहा है उससे रिएक्ट कर जाए, तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हेनरी लॉ केवल नॉन रिएक्टिव गैस किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, नॉन रिएक्टिव गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो किसके लिए है, तो गैस शुड नॉट बी रिएक्ट विद सॉल्वेंट। तो आप क्या लिख सकते हो, गैस शुड नॉट बी रिएक्ट विद सॉल्वेंट। जो गैस है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर गया तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद दूसरा होगा हमारा, गैस शुड भी क्या होगा, गैस हमारा कैसा होना चाहिए, आपका एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। मतलब क्या होना चाहिए कि गैस उस सॉल्वेंट के साथ, या तो मतलब हमने जैसे गैस को डाला, क्या डाला, उस गैस को हमने लिक्विड में डाला, उस गैस की फ्रैक्शन HCl आपने डाला, ये H+Cl- वाटर में डाला, क्या होता है, H+Cl- बनाता है। ये H+Cl- में डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसे आ जाए कि जो दो आपस में जुड़ जाए, तो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो हमारे क्या चाहिए, गैस शुड नॉट बी, दूसरा क्या चाहिए, गैस शुड नॉट बी एसोसिएट और डिसोसिएट इन विद लिक्विड। तो लिक्विड या सॉल्वेंट, उस लिक्विड या सॉल्वेंट के साथ गैस एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। अगर गैस एसोसिएट या डिसोसिएट करता है तब भी क्या होगा, हमारा हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है। और थर्ड, हाईली कंसंट्रेटेड गैस के लिए भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो थर्ड लिख लीजिए, हाईली कंसंट्रेटेड गैस, for highly concentrated gas Henry law is not applicable. For highly concentrated gas the Henry law is not applicable. Henry's law is not applicable. ये कुछ लिमिटेशन थी हेनरी लॉ के लिए कि गैस क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ना ही उसका एसोसिएट या डिसोसिएट करना चाहिए। तीसरी, हाईली कंसंट्रेटेड गैस भी नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, मतलब कोई ऐसा गैस नहीं होना चाहिए जो किसी सॉल्वेंट में उसका सोल्यूशन ना जाए और वो हाईली कंसंट्रेट हो जाए। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशन है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने हेनरी लॉ होता क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, KH किस किस पे डिपेंड करता है, गैस की सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स का उसकी लिमिटेशन को पढ़ा है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप कमेंट करिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और आपको अच्छे
और वीडियोस दे सकें।